बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इंटरफेरेंस को। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा कि कहां से किस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है, और वहीं पे उसका आंसर भी बताऊंगा। दूसरा ये कि ये टॉपिक एज अ टूल वर्क करेगा, यानी इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए आप आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्पेशली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला। अब उस टॉपिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इंटरफेरेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आएगा, आप उस टॉपिक को नहीं सीख पाएंगे और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एज अ लॉन्ग पेपर में दिया जाता है। सही है बेटा? ओके जी। अब एक बात और बता दूं आपको कि जो कंटेंट बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, वो काफी नहीं है, ठीक है। अगर उसके मुताबिक ही आप चलोगे ना, तो फिर आप आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए मजबूरन मैंने आपके इस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें ऐड की हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक रखती हैं, आपका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनाएंगी। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि एक बच्चा जो टॉपिक मेरे पास सीखने के लिए आया है उसको मैं हर एंगल से कवर करूं, ताकि कहीं पर भी इससे लिंक्ड कोई भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए हो तो वो आसानी से वहां पर इस्तेमाल कर सके उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है बेटा? अच्छा, और इसके अलावा अक्सर बच्चे मुझे ये पूछ रहे होते हैं, सर आप कौन सा बोर्ड फॉलो करते हैं? बेटा हम मेनली बोर्ड फॉलो करते हैं फेडरल बोर्ड। और ये बता दूं कि फेडरल बोर्ड वो बोर्ड है जो कि बुक नहीं कहता, वो कहता है आपके बस ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन के मुताबिक डाटा तैयार करके आ जाओ। अब बुक कोई भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं तमाम बुक्स का मिक्सचर लेके चलता हूँ। किसी भी बुक में से कोई पॉइंट है तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। सही है? इस तरह फिर ये फायदा होता है आपको कि अलग अलग बुक पढ़नी नहीं पड़ती, एक ही जगह पे आपको मुकम्मल जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो मिल जाता है। ठीक है, फिर जिस भी तरह का क्वेश्चन हो वहां से आप आसानी से कवर कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो तमाम बोर्ड्स जो है वो इन लेक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। कोई यहाँ पे बोर्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिजिक्स अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग नहीं होती, फिजिक्स एक ही है। बोर्ड आपके बेशक अलग अलग हो, फिजिक्स एक ही है, सबके लिए सेम है। तो सारे बोर्ड के बच्चे बेटा इससे फायदा उठा सकते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आजकल हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की हुई है। पहले हम एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू डिस्कस करते हैं टॉपिक का, उसके बाद फिर हम सेकंड बोर्ड पे जाते हैं और वहां पे इसकी जो रिटन नोट्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो आज भी ऐसा ही करेंगे। और सबसे पहले आपको बताऊंगा इस टॉपिक का कंसेप्चुअल ओवरव्यू, आपके माइंड में एक पूरा एक स्केच बना दूंगा, ठीक है, वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो कोई थोड़ा बहुत पॉइंट मिस हो जाए, कोई बचा कुछ है, और नोट्स में आके नहीं बचेगा इंशाल्लाह, ठीक है, और आपके सारे डाउट्स वहां पे इंशाल्लाह क्लियर होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज के इस कंसेप्चुअल ओवरव्यू में आपने सीखना क्या क्या है। सबसे पहले मेरे बच्चों, इंटरफेरेंस से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है, क्योंकि जब आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ आएगी ना, ठीक है, तो फिर आप इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है बेटा? और उसके बाद फिर हम आएंगे इंटरफेरेंस के ऊपर, इंटरफेरेंस क्या होती है। तीसरा पॉइंट यहां पे, जब मैं इंटरफेरेंस बताता हूं ना तो बच्चों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, सर हमने ऐसा कहा, ऐसा क्यों, सर ऐसी कंडीशन लगाई, वो क्यों, ये कंडीशन क्यों। तो बच्चे के माइंड में क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं कि जो कंडीशंस लगाई आप इंटरफेरेंस के लिए, क्यों लगाई है, वजह क्या है। तो वो तब तक क्लियर नहीं होती जब तक मैं इंटरफेरेंस का, बीट्स का और स्टैंडिंग वेव का कंपैरिजन न करूं। तो यहां पर एक पॉइंट में इन तीनों का फर्क बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वजह है, सर ने ऐसा बोला था ना, क्यों बोला था, इस वजह से बोला था, अगर ऐसा ना किया तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस वजह से इन तीनों में आपको फर्क भी बताऊंगा ताकि जहन आपका बिल्कुल क्लियर हो, एक एक चीज का पता हो, भैया यार ऐसा किया तो क्यों किया। फिर उसके बाद हमको कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस करानी है ना तो कौन कौन सी शर्तें हैं। सही है? फिर उसके बाद आऊंगा इसकी टाइप्स के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस भी पेपर में दिया जाता है एज ए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। और इसके अलावा कंडीशन भी पूछी जाती है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस का। ये दो टर्म्स अक्सर यूज की जाती हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फर्क आपको बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर लेके आऊंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको ये दिया गया होता है।
फिर उसके बाद बच्चों आ जाऊंगा जी कंडीशंस टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस, यानी कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो, देखना चाहते हो इंटरफेरेंस को, तो फिर कौन कौन सी शर्तें होती हैं, किस शर्त को आप पूरा करेंगे तो आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं जी नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है बेटा? वेव्स का मिलना सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। वेव का ओवरलैप करना सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। एक वेव का दूसरी वेव के ऊपर आ जाना सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। ठीक है, मतलब देखो मेरे पास ये एक वेव है, ये आ गई मेरे पास वेव 1, ठीक है, मैं W1 कह देता हूं इसको, और एक और वेव है जी ये, ठीक है, ये आ गई मेरे पास W2। ठीक है, ये दोनों वेव मिलेंगी, एक नई वेव बना देती है, ये रिजल्टेंट वेव होती है। सही है, तो ये जो है ना बेसिकली सुपरपोजिशन है, वेव को ओवरलैप करना। ये वाली वेव और ये वाली वेव एड अप हुई है, ठीक है, यहां प्लस लगा देता हूं मैं, इधर इक्वल लगा देता हूं और एक नई वेव बना देती हूं। ठीक है, और नई वेव का एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये दोनों किस तरह से आपस में मिल रही हैं। फिर पहला पॉइंट माइंड में रखो बेटा, सुपरपोजिशन क्या है? वेव्स का मिलना। कैसा मिलना? ओवरलैप करना। समझ गए? दिस इज सुपरपोजिशन। ओके, पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट बेटा इसी के अंदर आता है, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? क्या असूल है जब दो वेव्स मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो क्या असूल है उनका मिलने का? मिलने का असूल ये बेटा कि जिस पॉइंट पे वो मिल रही होती है ना, एक पॉइंट के ऊपर आपने उनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर देना है या उनके डिस्प्लेसमेंट्स को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, और रिजल्टेंट मिल जाएगी। नहीं समझ आई? अभी समझ आएगी। देखो ये भाई मेरे पास एक आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का प्लेन आ गया, ठीक है, और ये आ गई मेरी पहली वेव, लीजिए एक वेव। ठीक है, अच्छा अब एक और वेव ले लेते हैं जी, वो वेव है मेरे पास ये आ गई दूसरी वेव। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता क्या कहता है? वो कहता है भाई जिस पॉइंट पे मिल रही है ना, उस पॉइंट पे इनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर दो या इनके डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट्स कौन से वाले हैं? ये देखो बेटा, इसका अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं तो मीन पोजीशन से फासला ये है, ऊपर वाले के चेक करें तो फासला ये है ना? तो इन दोनों को मिला के जो एक नई वेव बनेगी ना इस तरह की, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वह इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में तो जमा कर दो, अगर मुख्तलिफ डायरेक्शन में तो माइनस कर दो। समझो? आसान अल्फाज में बताऊं तो अब देखो जी, ये यहां से लेके यहां तक तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक दूसरे वाला, वो इसमें मैं ऐड कर देता हूं जी। यहां तक देखो, ये पहला वाला एम्पलीट्यूड और ये उसमें ऐड कर दी, यहां तक आ गया। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना बेटा, वो यहां पर बनेगी कुछ इस तरह से ऐसे। तो यहां पे दोनों का एम्पलीट्यूड जीरो था, रिजल्टेंट भी जीरो, यहां पर जीरो था, रिजल्टेंट भी जीरो। उसी तरह आप इसका एम्पलीट्यूड इतना है और इसका एम्पलीट्यूड इतना है, दोनों को ऐड कर लो। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं जी ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों बन के आ गई, लो जी आपकी तैयार। इसी तरह से यहां पर भी होगा। ये है सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों वेव मिल रही हैं वहां पे उनके एम्पलीट्यूड्स को आप उनका अलजेब्रिक सम ले लो। ठीक है, अच्छा आप जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही मिले, यूं भी हो सकता है कि भाई एक वेव आपकी यूं जा रही है ऐसे और दूसरी वेव आ रही हो ऐसे। ठीक है, ये तो अब देखो, अब इनका अलजेब्रिक सम कैसे निकालेंगे? ये इसका एम्पलीट्यूड है ऐसे ही, ये वाला ऊपर की जानिब, इसका एम्पलीट्यूड है नीचे की जानिब ये ऐसे। ये अलजेब्रिक सम की जब हम बात करते हैं ना, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना होता है। अगर ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव होगा। लेट्स से कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है पॉजिटिव, और इसका एम्पलीट्यूड है -2 सेंटीमीटर नेगेटिव। सही है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो -2 +2 से कट जाएगा, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा ना बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा इससे। समझ गए? तो यहां पर भी आपने क्या किया, एम्पलीट्यूड का सम लिया। अलजेब्रिक सम में क्या है कि अगर अपोजिट है तो एक को नेगेटिव ले लो, ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला नेगेटिव ले लो, बस ये होता है अलजेब्रिक सम। समझ गए बेटा? तो आपने अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगे। क्लियर? ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कहता है कि जिस पॉइंट पर वेव मिल रही है उन पॉइंट के ऊपर उनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर लो। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ना, यहां पर देखो, यहां पर तो एक ये एम्पलीट्यूड है और एक ये एम्पलीट्यूड है। अब इसको उठा के इसके ऊपर मैं यहां से लेके यहां तक रखूं, देखो वही एम्पलीट्यूड बन रहा है ना? समझ गए हो ना? ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये कहता है कि जहां पर वेव मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां पे एम्पलीट्यूड ऐड कर दो, सिंपली। ओके, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। हमने सीख लिया कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी सीख लिया। सही है, अब आ जाओ मेरे बच्चों इंटरफेरेंस के ऊपर। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इज सिंपली अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी वेव्स का मिलना ही होता है। मैंने इस वजह से पहले आपको क्लियर कर दिया भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। ठीक है, अब ये सुपरपोजिशन, ये जो वेव्स है ना, वेव्स की इंटरफेरेंस, इनकी इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन ही कहते हैं।
या सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस भी कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। सुपरपोजिशन की एक टाइप आपके पास ये है जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, इंटरफेरेंस इज सिंपली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, वो सेम टाइम में ट्रेवल कर रही हो और एक की टाइप की हो, तो वो सुपरइम्पोज होती है, सुपरपोज होती है, ठीक है। और सुपरपोज होकर वो एक नई वेव बना देती है, जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, जिसका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह से वो दोनों ओवरलैप की हैं, समझे हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी इंटरफेरेंस। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि सर सेम डायरेक्शन में क्यों कहा, सर सेम फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, सर सेम मीडियम क्यों कहा, ठीक है, इसके अलावा एक ही टाइप की क्यों कहा। अच्छा, अभी बताते हैं। पहले ये चीज क्लियर होगी ना, ये इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, लेकिन उसके लिए क्या शर्तें हैं, सेम डायरेक्शन में जाए, सेम मीडियम में जाए, सेम टाइम में जाए, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जाए। अच्छा, बताता हूं, अब इनकी वजूहात बताता हूं। सुपरपोजिशन से ना बेटा इंटरफेरेंस भी होती है, सुपरपोजिशन से बीट्स भी बनती हैं, सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव्स भी बनती हैं, तीनों काम होते हैं सुपरपोजिशन से, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं यार वेव्स आपस में मिल रही है ना, एक इधर से आए एक इधर से, आप अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेव चलेंगी ना, तो फिर आपके पास स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। स्टैंडिंग वेव्स कैसी होती है, देखो, एक आपके पास वेव यूं जा रही है ऐसे, ठीक है, और दूसरी वेव उधर से आ रही है जी, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह लूप्स बन जाएंगी, उसकी स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी वहां पर। बात को समझ गए। सो अगर जो है वो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आए तो फिर स्टैंडिंग वेव बन जाती है आपके पास, इसलिए कहा गया इंटरफेरेंस करानी है ना, सेम डायरेक्शन में लेके चलो। अच्छा, फिर दूसरी बात, सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन समझ आ गई है, अगर ना की तो भाई स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी, इसलिए जरूरी है इंटरफेरेंस है, सेम डायरेक्शन में लेके चलो वेव्स को। ओके, मान लिया। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी, सर कैसे माने फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अगर अलग हुई तो क्या हो जाएगा। अच्छा, बताते हैं क्या होगा मेरे बच्चों। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी ले ली तो बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। बीट्स क्या होती हैं अभी बता देता हूं। देखो भाई, आपके पास ये एक वेव है, ठीक है, ऐसे ये चल रही है जी ये वेव। अब एक और वेव लेते हैं जी, थोड़ी सी स्लाइटली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उससे हाई है, ये हाई है ऐसे। जब ये दोनों मिलेंगे ना बेटा, इनके मिलने से आपके पास कोई नई वेव इस तरह से बन जाएगी ऐसे। जैसे वो अक्सर आपने वो सुना होगा ना, दो ट्यूनिंग फोक ले लो जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी सी फर्क है, एक को बजाओ फिर दूसरे को बजाओ, एक दूसरे के करीब लाओ, इंटरफेरेंस होगी, कैसी आवाज आएगी, लाइक दिस, इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, वो होती है बीट्स, समझो। तो भाई बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी अगर आपने फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग किया, इंटरफेरेंस नहीं। ओके, तो फिर बोला कि भाई फ्रीक्वेंसी को सेम रखो, नहीं करोगे तो बीट्स प्रोड्यूस होंगे। उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि सर ने क्यों बोला कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अलग अलग होगी तो बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सही है बेटा। अच्छा, तीसरी बात, सेम टाइम पे ट्रैवल करनी चाहिए। अब देखो, एक पानी में से वेव गुजर के चली गई है, वो कहां पहुंच गई, दूसरी बाद में गुजरी है, क्या इंटरफेरेंस होगी। अगर एक टाइम पर आएंगी तो मिलेगी ना, इसलिए एक ही टाइम पे गुजरनी चाहिए। दूसरा, सेम मीडियम में से ट्रैवल करनी चाहिए। अगर ये वाटर से पास करके जा रही है वेव, तो ये भी वाटर से पास करनी चाहिए, सेम मीडियम जरूरी है, तभी इंटरफेरेंस होगी। तीसरी चीज, सेम टाइप होना जरूरी है। अब इधर वाटर वेव्स आ रही हैं, इधर आप लाइट वेव से इंटरेक्ट करा रहे हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना आपने। अगर ये वाटर वेव्स हैं, इधर भी वाटर वेव्स लाओ, इधर लाइट है इधर भी लाइट लाओ, इधर साउंड है इधर भी साउंड लाओ, फिर इंटरफेरेंस देखो। समझ गए बात को, इसलिए सेम टाइप होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब वजूहात है मेरे बच्चों कि इंटरफेरेंस कराने के लिए दो वेव सुपरपोज करती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। दो वेव्स की ये सुपरपोजिशन होती है जिसमें वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, इनका सेम टाइम में ट्रैवल करना होता है, सेम मीडियम में ट्रैवल करना होता है, और दोनों वेव्स का सेम टाइप का होना जरूरी है। ये दोनों वाटर वेव्स हो, ये दोनों लाइट वेव्स हो, ये दोनों साउंड वेव्स हो। क्लियर हुई बात? ठीक, ओके जी। तो अब आपको उम्मीद है ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सर ने क्यों ये बातें की सारी की सारी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है कि बुक में लिखा हुआ जी, इनमें ये कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब ये कि यार इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए और इनका फेज डिफरेंस जितना है उतना ही रहना चाहिए। अब फेज डिफरेंस क्या होता है,
बता के आया हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई इसको चेक कर लो, फेज डिफरेंस को मैं बड़ी डिटेल से इसके ऊपर लेक्चर देकर आया हूँ। ठीक है बेटा, फिर भी बता दूं थोड़ा सा। देखो भाई आपके पास एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है या एक दायरा मुकम्मल होता है। ठीक है, तो ये एंगल कवर होता है आपके पास 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। अगर इसको वेव की शेप दे दो तो वेव की शेप ऐसे बनती है आपके पास जी। इधर आएगा 0, इधर 90, इधर 180, इधर 270 और इधर आ गया 360। समझे हो बात को? अच्छा, अब एक वेव जो है वो हम एक पॉइंट पे दोनों को देख लेते हैं। एक वेव चली जी यहां से ऐसे, कहां पर है वो 0 पर। दूसरी चलेगी यहां से ऐसे, यूं जा रही है। अब ये कहां पर है, ये वाला पॉइंट ऊपर 90। इन दोनों में फर्क कितना है, 90 का। ठीक है, अगर हम 180 का फेज डिफरेंस की बात करें तो वो ये होता है कि एक वेव यूं जा रही है तो दूसरी भाई साहब यहां से यूं आ रही है। समझ गए? अब देखो ये कहां पर है, 0 पर, ये 90। ठीक है, तो ये देखो ये जा, देखो कहां जा रही है, यहां से नीचे जा रही है, नीचे। तो यहां मीन पॉइंट से नीचे जा रही है मतलब 180। ये मीन पोजीशन है, उससे नीचे जा रही है मतलब 180। तो ये इधर है 180 पे और ये है इधर 0 पे। तो इसका और इसका फेज का फर्क कितना हो गया, 180 का। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब वो कहते हैं कि जितना भी फेज डिफरेंस है ना, मेंटेन रहना चाहिए, फिर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है कि एक वेव जो है वो 0 पर है, उसका दूसरा वाला पॉइंट 180, यानी कि क्रस्ट जो है वो ट्रफ पे आ रहा है। इसको अपर वाले पीक को क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ रहा है ना, तो हर जगह कहीं पर भी देख लो फिर यही सिचुएशन रहनी चाहिए। ठीक है, यानी इस केस के दरमियान फेज डिफरेंस 180 का है ना, तो किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात बताई गई। ठीक है बेटा, ओके जी। तो हमें ये भी पता चल गया कि कोहेरेंट का क्या मतलब है। सही है बेटा, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी से समराइज करता हूँ। इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव जब आपस में सुपरपोज होती हैं, ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, सेम मीडियम में जा रही हूँ, सेम टाइम पे जा रही हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जा रही हूँ, उनमें फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो सुपरपोज होके एक नई वेव बना देती है जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने बताया आपके पास अगर इस तरह से मिली, क्रस्ट क्रस्ट पर आया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर ऐसे मिली कि क्रस्ट ट्रफ पर आया तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ये 0 भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी नोट्स पे जाऊंगा ना, वहां पर दोबारा से ये चीज समराइज कराऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको। ओके, उसके बाद जो जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अभी हमने इंटरफेरेंस को समझ लिया, उसके अलावा हमने बीट्स को और इंटरफेरेंस को, स्टैंडिंग वेव्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगी, सेम फ्रीक्वेंसी वाली होंगी, तो भाई वो मिलके क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी मगर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क होगा तो वो बीट्स प्रोड्यूस कर देंगी। अगर वो बेशक सेम फ्रीक्वेंसी की हो मगर अपोजिट डायरेक्शन में चल के आएंगी और सुपरपोज होंगी एक दूसरे पर, तो फिर उस तरह से स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। ओके, इस वजह से आपको मैंने बता दिया कि इंटरफेरेंस में क्यों जो शर्तें लगाई गई हैं वो क्यों लगाई गई हैं। अच्छा, ताकि आपको पता हो ना भाई, अगर सर ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे। उसके बाद आज मेरे बच्चों कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, तो आपको मैंने पहले ही कंडीशन बता दी है भाई, वेव्स को सेम डायरेक्शन में चल के जाना चाहिए, सेम टाइम में चल के जाएं, सेम मीडियम में चल के जाएं, सेम टाइप की हों। फेज डिफरेंस उसके अंदर जो है वो जितना भी है शुरू में जितना फेज डिफरेंस है आखिर तक उतना ही होना चाहिए, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, वो कोहेरेंट हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। कंडीशंस बता दी आपको। उसके बाद पहले टिक लगाता हूं, फिर आ जाओ बेटा उसकी टाइप्स के ऊपर। अब जो इंटरफेरेंस है ना बेटा, दो तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना, बनाना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, जो बना है उसको भी तबाह कर दो। समझ गए? अब अगर दो वेव, मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताता हूं, अगर दो वेव इस तरह मिल रही है ना कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर आ जाए, अगर दो वेव इस तरह से मिले कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर आ जाए, तो वो दोनों सुपरपोज होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। ठीक है, और आपके पास एक नई वेव बनती है जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलता है आपको। जैसे यहाँ पर देखा आपने, ये ब्लू कलर की ये एक है, ये दूसरी है। ठीक है, एक और दो, इसका एम्पलीट्यूड ऐड होकर एक नई वेव बन गई, उसका एम्पलीट्यूड दोनों का सम है। तो यहाँ पर एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए तो ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, वो भी 0 से स्टार्ट हो रही है, दोनों में फेज का फर्क ही नहीं है। ठीक हो गया बेटा, यानी कि देखें ना, अगर आपके पास ये एक वेव है तो दूसरी भी अगर इसी टाइम पे देखी जाए तो उसी तरह से स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका फेज डिफरेंस कितना है, 0। ठीक है, अब इसका फेज डिफरेंस 180 है, इसका फेज डिफरेंस 90 है, तो फेज डिफरेंस इसमें 0 होना चाहिए। यानी क्रस्ट पे, मैं आपको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ ना भाई, क्रस्ट पे गिरे, ट्रफ से मिले, तो फिर आपके पास जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। और
उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे होता है कि अगर एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ ये आपस में मिल जाए और अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है, और बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, रेस्ट में आ जाएगी। ये वेव ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना, बनाना, तो दोनों ने मिलकर एक तामीर की, बड़ा एम्पलीट्यूड को तामीर किया। और यहां पर देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, दोनों एक दूसरे के साथ मिली, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये भाई से बिल्कुल पुरसकून होकर आराम से अब बैठे हैं, ठीक है ना, कि बिल्कुल इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो। अगर इनके एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएंगे, और अगर बराबर ना हुए, इसमें थोड़ा फर्क हुआ, ठीक है, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी पहले से कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड। समझ गए? अच्छा, तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा उसकी तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सीख लिया आपने कि दो वेव इस तरह से मिले कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, दोनों मिलकर एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं और नई वेव जो मिलती है ग्रेटर एम्पलीट्यूड की मिलती है। अब बोलते हैं जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बड़ी तामीर की है जी एम्पलीट्यूड की। ओके, आगे बढ़ दो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने बता दिया, डिस्ट्रॉय कर देना। दो वेव इस तरह से मिले कि एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ पे आ जाए, इनमें फेज डिफरेंस कितना हो, 180 का। देखो ये 0 और ये 180, देखो तभी क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना, क्रस्ट ट्रफ पर तभी गिरेगा, सही है, और जो ट्रफ है वो क्रस्ट पर गिरेगा, ठीक है, तो इनमें फेज डिफरेंस 180 होगा, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सो यहां पे भी हमने टिक लगा दिया भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, हमने सीख लिया। उसके बाद आइए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बेटा जब मैं बात करूंगा ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस के लिए, पेपर में सवाल आता है, मैंने बताया था आपको भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है। बड़ा मशहूर सवाल है ये, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, बुक में नहीं लिखा हुआ बट पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको टॉपिक दिया गया इंटरफेरेंस का, है ना। उसने ये तो नहीं कहा फलानी बुक से पढ़ के आओ, उसने टॉपिक दिया है, इसलिए हर एंगल से पढ़ो उसको। तो मेरे बच्चों अब यहां पर आ गया जी कंडीशन। कंडीशन से पहले पता होना चाहिए फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है तो फिर जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो आप बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस नहीं पता, तो फंस गए ना फिर वहां पे, इसलिए पहले पाथ डिफरेंस क्लियर करो, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो आपके पास कितना होना चाहिए, तो मैंने वो यहीं भी क्लियर कर दिया कि इस वेव में देखो अगर क्रस्ट पर आ रहा है तो फेज डिफरेंस 0 है, ट्रफ पर आ रहा है फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 होगा तो आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर क्रस्ट ट्रफ पर आ जाए या ट्रफ क्रस्ट पर आ जाए, उलट हो जाए काम, तो फेज डिफरेंस 180 होता है, मैंने समझाया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब ये तो पॉइंट इशू नहीं है आपके लिए, जो चीज समझने वाली बेटा वो है आपके पास क्या था उसका नाम यार, ये पाथ डिफरेंस, ठीक है, उसको समझिए। पाथ डिफरेंस से बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही है ये क्या बला है, पाथ डिफरेंस क्या होता है। मैं बता देता हूँ आपको भाई, देखो अभी आगे चल के ना मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और उस तस्वीर के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट छुपा है, वो भी बताऊंगा। पहले मैं इसको जरा रेस कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस बन जाए, ठीक है। ओके जी, देखिए अब जरा बच्चों, हमारे पास ना ये लेट्स से कि वाटर वेव्स हैं, ये अब वेव होती है ना ये ऐसे वाली, ये ऐसे करके, है ना, तो इसका जो ये क्रस्ट है ना इसको हम लाइन से शो करते हैं और जो ट्रफ है ना इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्रस्ट और ये ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ ऐसे। तो जब मैं ये फुल लाइन डॉटेड लाइन बनाऊंगा आपने समझना है कि ये क्रस्ट को शो कर रही है, ये ट्रफ को शो कर रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ गई ये एक वेव, क्रस्ट आ गया उसका, ये आ गया उसका ट्रफ, ठीक है। बल्कि नहीं अभी नहीं बनाता, इसको ऊपर बनाना था, नीचे हमारे पास डबल स्लिट से ऊपर बनाता है इसको। यहाँ पे ये एक वेव आ गई, इसका क्रस्ट, ये इसका ट्रफ, ये फिर क्रस्ट और ये फिर आ गया हमारे पास ट्रफ। इसके आगे मैं पहले सिंगल स्लिट रखता हूँ जी ऐसे वाली, ठीक है, यानी ये जो हमारे पास छोटा सा नैरो गैप है, ये हमने एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, रुकावट है, ठीक है। ये वाटर की वेव्स आ रही हैं, जब वो यहाँ से गुजर के जाएंगी ना तो ऐसे सर्कल में बन जाएंगी, ऐसे सर्कल्स की सूरत इख्तियार कर लेंगी, ये ऐसे 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 आ रही है। लीजिए बच्चों हमारी प्यारी प्यारी वेव बन गई, ये आगे क्रस्ट इनके। अब ट्रफ पर आ जाओ, ट्रफ डॉटेड लाइन से बना देते हैं ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। अच्छा आप देखो ये हमने जो है वो एक मान लिया वेव का सोर्स है जिसने हमें ऐसे सर्कुलर वेव दे दिया।
अब उसी को आगे ना मजीद दो स्लिट्स बना के ना हम इसी को आगे इस सोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल एक ही सोर्स को हमने दो में डिवाइड कर लिया तो जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाए कि कहीं फ्रीक्वेंसी इनकी इक्वल है कि नहीं वो खत्म हो जाए। तो क्योंकि एक को ही दो में डिवाइड किया ना, ठीक है, एक ही जो सोर्स था वेव का उससे हमने दो मजीद सोर्स बना लिए वेव्स के, ठीक है। तो यहां पर जो हमें वेव्स मिलेगी ना मेरे बच्चा, वो वेव्स आपके पास ऐसी होंगी कि उनके दरमियान जो है आपके पास फेज डिफरेंस नहीं होगा, या आप कह लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अच्छा देखो ये वेव्स आगे जो है वो बन रही हैं, ये इनके क्रस्ट आ गए, उसके अंदर है ट्रफ 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 ट्रफ, ये फिर बन गया बच्चों ट्रफ 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 ट्रफ। ओके लीजिए, एक सोर्स उसको कर लिया दो सोर्सेज में डिवाइड। फायदा क्या आया? फायदा ये आया कि अब हम ये कह ही नहीं सकते भाई इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक ही तरह की वेव्स हैं, ठीक है। पहली वो शर्त भी पूरी होगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इधर और इधर दोनों की फ्रीक्वेंसी भी फिर हमारे पास सेम होगी, क्योंकि एक से ही हमने डिवाइड किए इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, इनकी टाइप ऑफ वेव सेम हो गई, ठीक है, मीडियम सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया। तो अब हम इसकी इंटरफेरेंस को यहाँ पे स्टडी करते हैं मेरे बच्चों। अब जो देखिए आप यहाँ पे इनके क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं ना, तो इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। यहां पर भी बना दे तो मैं, ये आ गया क्रस्ट, ये आगे आ गया ट्रफ। देखो अब वेव यूं आगे बढ़ती हुई आ रही है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये वेव कुछ फासला तय करके आई है यहां से यूं, ये वेव कुछ फासला तय करके यहां से यूं, ठीक है। तो जो वेव यहां से एक फासला तय करके आ रही है ऐसे इधर को, और एक वेव यहां से भी फासला तय करके आ रही है ऐसे इधर को, ठीक है। जो यहां से लेकर यहां तक फासला तय करके आ रही है बेटा, इसको कहते हैं पाथ। ये पाथ है, ये वो रास्ता जिस पे चल के आई है, ठीक है। अब इस रास्ते की लंबाई और इस रास्ते की लंबाई, अगर उसमें जो फर्क है वो 1 लैम्डा के बराबर हो, या 2 लैम्डा के बराबर हो, या 3 लैम्डा के बराबर हो, 4 5 6 7 लैम्डा, 8 लैम्डा, 10 लैम्डा, 50 लैम्डा, 100 लैम्डा, 1000 लैम्डा के बराबर हो, तो हमेशा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। बात को समझो, मतलब देखो समझाने के लिए मैं फिर से बता देता हूं भाई, इसमें असल में डायग्राम बनाना इसमें बड़ी एक्यूरेसी की सच्चाई होती है। ये मेरे पास आ गई एक वेवलेंथ, ठीक है, ये आगे मेरे पास दूसरी वेवलेंथ, ये आगे मेरे पास तीसरी वेवलेंथ, समझ गए? अच्छा अब इधर से एक और वेव आती है जी, 1 2 3, ठीक है। अब इधर से आई है, इधर से आई है। अब इसकी जो पाथ की लंबाई है वो कितनी है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इसके पाथ की लंबाई कितनी है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इसके दरम्यान अगर मैं पूछूं पाथ डिफरेंस क्या है, तो आप जहन में पहली बात लेके आओगे कि सर ने बताया था पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होता, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ते की लंबाई है जो वेव तय करके आई है। यहां से यहां तक कितना फासला तय करके आई है ना, वो हमारा इसका वो पाथ होता है। पाथ डिफरेंस क्या है? इधर से आने वाली वेव जो फासला तय करके आई है और इधर से आने वाली वेव जो फासला तय करके आई, उनके दोनों के फासले में फर्क कितना है, ठीक है। अब देखो इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, ये भी 1 2 3 लैम्डा है, ये भी पाथ इसका 3 लैम्डा है। 3 लैम्डा 3 लैम्डा, फर्क कितना है? 0 पाथ डिफरेंस है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं तो बेटा लाजमी तौर पे क्रस्ट क्रस्ट पे गिरेगा, क्रस्ट क्रस्ट पे गिरेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्ज करने की ये वेव इधर से जो ट्रैवल करके आ रही है वो आपके पास 4 लैम्डा ट्रैवल करके आए। अब इधर से आने वाली वेव 4 लैम्डा तक ट्रैवल करके आई है, इधर से आने वाली वेव 3 लैम्डा तक ट्रैवल करके आई है, तब भी क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ही गिरेगा, समझ क्यों? अब याद रख लो ये बात कि इसके पाथ की लंबाई और इसके पाथ की लंबाई में फर्क अगर 1 लैम्डा के बराबर हो, जैसे इसका 3 लैम्डा पाथ है, इसका 4 लैम्डा पाथ है, ठीक है, तो फिर यहां पे पाथ डिफरेंस है 1 लैम्डा। तो 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, 10 लैम्डा हो, तो हमेशा ऐसा होगा कि जब ये मिलेंगी तो क्रस्ट क्रस्ट पर गिरेगा या ट्रफ ट्रफ पर गिरेगा। और जब ये क्रस्ट क्रस्ट पर गिरता है, ट्रफ ट्रफ पर गिरता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसलिए कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी दोनों वेव जो फासला तय करके आई है ना, उनके फासले में फर्क या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे होल नंबर्स। 0 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो सकता है, कोई पाथ का फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं।
या पाथ डिफरेंस ये 4 लैम्डा के बराबर, ये 3 लैम्डा के बराबर, या फिर ऐसा हो ये हमारे पास 5 लैम्डा का फासला तय करके आई है और ये 3 लैम्डा, दो का पाथ डिफरेंस हो गया। तो बेटा दो वेव जो फासला तय करके आ रही हैं उनके फासले की लंबाई में फर्क अगर 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, तो उस सूरत में फिर क्रस्ट पर गिरता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि जब दो वेव का पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 0 लैम्डा, 5 लैम्डा, 20 लैम्डा के बराबर होगा तो हमेशा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा आ जाए या 3/2 लैम्डा आ जाए या 5/2 लैम्डा आ जाए तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, फिर डिस्ट्रक्टिव होगी। समझ गए हो? मतलब ये कि इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव अगर λ/2 के बराबर फासला तय करती है या फिर 3 λ/2 के बराबर फासला तय करती है या फिर 5 λ/2 के बराबर फासला तय करती है, ठीक है, तो इन सूरतों के अंदर फिर हमारे पास ट्रफ क्रस्ट पर गिरता है और वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो मेरे बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी से फोकस कीजिएगा कि पाथ डिफरेंस याद रखना आपने ये बात, पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्डा के बराबर, 2 लैम्डा के बराबर, 3 लैम्डा के बराबर, 4, 5 के बराबर होगा तो हमेशा एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे गिरेगा, इसीलिए वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एक वेव का क्रस्ट एक वेव जो और दूसरी वेव के दरमियान जो पाथ का फर्क है वो λ/2 के बराबर हो यानी आधा लैम्डा के बराबर, या फिर 3/2 लैम्डा यानी 1.5 लैम्डा के बराबर, या फिर 5 λ/2 यानी 2.5 लैम्डा के बराबर हो पाथ का फर्क, तो उस सूरत में मेरे बेटे फिर क्रस्ट पर नहीं गिरता, फिर क्रस्ट ट्रफ पर गिरता है। तो जब क्रस्ट ट्रफ पर गिरेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर सिखाया, क्रस्ट ट्रफ पर गिरेगा तो डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रस्ट पर गिरेगा तो उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन याद रखें, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए कि दैट शुड बी हमारे पास n टाइम लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा ये होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसको हम यूं लिखते हैं बेटा n प्लस क्या था, आई थिंक 1/2 लैम्डा था, अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने यहाँ फार्मूले में सेकंड बोर्ड पे तैयार किया हुआ है, क्या कंडीशन थी, हाँ ठीक है, n प्लस 1/2 और लैम्डा बाहर में आ जाएगा, ठीक है, n प्लस 1/2। अब 1 प्लस 1/2 करो, 0 प्लस 1/2 करो, तो 2 प्लस 1/2 करो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चों ये आपके पास पाथ डिफरेंस होगा तो आप जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल करेंगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस शुड बी किसका मल्टीपल होना चाहिए, n प्लस 1/2 टाइम लैम्डा के फॉर डिस्ट्रक्टिव, और n टाइम लैम्डा होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और पाथ डिफरेंस क्या वो भी समझ में आ गया, और साथ ही साथ हमने इंटरफेरेंस की एक एग्जांपल भी डिस्कस कर ली है कि ये हमारे पास वाटर वेव्स थी, आगे एक स्लिट रखी, सर्कुलर वेव्स हासिल कर ली, ठीक है, फिर आगे दो स्लिट रखी, उस सोर्स को ही दो हिस्सों में डिवाइड करते, जैसे फर्ज करो लाइट है ना, लाइट की वेव्स हैं, तो लाइट एक सुराख से लाई ऐसे, वो फैली ऐसे, आगे फिर दो सुराख और कर दिए, तो उसी लाइट को दो सोर्स बना दिए। अब ये वेव का सोर्स आ गया, उसके हमने दो सोर्स बना दिए, ठीक है। तो जहां पर ये एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे गिरा, देखो ये वाला एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे गिर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। इसके अलावा जहां पे ट्रफ पर गिरता है वहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट ट्रफ पर गिरा वहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारे पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं, ठीक है बेटा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखिए अगर आप, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन और ये दोनों क्रॉस कर रही है, यानी एक ये वाली और एक ये वाली, जहां पर ऐसी सूरतें होगी ना, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। और जहां पे ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट को पे गिरे तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, या फिर ट्रफ जो है वो ट्रफ पे गिरे बेटा, वहां पर भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होती है, समझ गए। तो आपने ये देखा कि एक वेव की दूसरी वेव के साथ इंटरफेरेंस हो रही है, क्रस्ट पर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए आप बेटा, यहाँ पे इधर देखिए कंस्ट्रक्टिव, इधर भी कंस्ट्रक्टिव, इधर भी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, इस तरह से आगे चलती जा रही है। अगर मैं और आगे बनाऊंगा यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव बनेगी, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्रफ पर गिर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते रहें इसको, आगे चल के मैं डायग्राम प्रॉपर इसकी बना के दूंगा आपको। इस तरह से आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स होती है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी डिस्कस कर ली, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी डिस्कस कर लिया, सही है बेटा। अब हमारा ये जो एक ओवरव्यू था ना वो पूरा हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं जी प्रॉपर एक डिटेल के साथ टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे इन दी फॉर्म स्क्रीनशॉट, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से याद भी रख सकें, ठीक है।
और कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, याद करने में भी आपको आसानी होगी, आपके नोट्स भी बने बनाए स्क्रीनशॉट की सूरत में बन जाए। बढ़ते हैं नोट्स की जानिब। जी तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है। दो या दो से ज्यादा वेव्स का मिलना, उनका ओवरलैप करना कहलाता है सुपरपोजिशन। फिर हमने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो एक नई वेव बनती है, एक रिजल्टेंट वेव बनती है। जिस पॉइंट पर दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर उन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को देखा जाता है या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन देखा जाता है। उनका आप ले लेते हो अलजेब्रिक सम, ठीक है, और वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड होता है आपकी रिजल्टेंट वेव का। अब उसको डिफाइन कैसे करना है वो भी देखिए बेटा। तो यहां पे हेडिंग लगाएंगे जी सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ठीक है, जो सुपरपोजिशन है वो तो आपको वैसे ही बता दिया आपको कि भाई ओवरलैपिंग ऑफ वेव होती है। When the two or more waves meet at a point, दो या दो से ज्यादा वेव्स एक पॉइंट पर मिल रही हैं, the resultant displacement is the vector sum of displacement due to each wave individually। जैसे देखो, एक आपके पास ये वेव है, ये वाली, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया ताकि आपके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर पहले कुछ रह भी गया तो यहाँ क्लियर हो जाए। देखो बेटा, एक आपके पास ब्लैक कलर की वेव है, ये वेव 2 है, एक ब्लू कलर की वेव है, ये हमारे पास वेव 1 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास ये रेड कलर की है जो कि रिजल्टेंट वेव है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर इसका जो एक पॉइंट मैं सिलेक्ट करता हूं, ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस पॉइंट के ऊपर देखो, जो ब्लैक वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में इसका यूनिट लिख देता हूं ऐसे, ये ठीक है, एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर, और जो ब्लू वाली है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर जब आएंगी दोनों, ठीक है, ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो यहां पे अगर आप देखें तो 1 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड और 2 सेंटीमीटर इसका, दोनों को आप ऐड करें, इसका अलजेब्रिक सम लें, 2 + 1 3 होता है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी बेटा उसका एम्पलीट्यूड आपके पास 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है बेटा। अब इसी तरह यहां भी देख सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड -1 है, इसका एम्पलीट्यूड -2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 बन जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड -3 है। क्लियर हुई बात बेटा? अच्छा, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब दो वेव या दो से ज्यादा वेव मिलती हैं तो जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट के ऊपर आप उनका एम्पलीट्यूड ले लेते हो। ठीक है, और सबसे अहम बात अलजेब्रिक सम वाला पॉइंट था, अगर एक वेव यूं है उसका क्रेस्ट है, दूसरी का ट्रफ आ गई, यानी ऑपोजिट में आ गई, तो अगर ऑपोजिट में इनके डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो बेटा फिर आप उनको माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर जब एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होते हैं तो किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, तो नीचे वाले को नेगेटिव रखेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव रखेंगे, इसलिए हम कहते हैं ये वेक्टर सम है, सिंपल सम नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बेटा डिफाइन करना है इंटरफेरेंस को। बताएंगे इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स और मोर वेव्स। मैंने आपको क्लियर किया था कि इंटरफेरेंस क्या है, असल में वेव्स की सुपरपोजिशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपरपोज होती हैं। ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेव, जिससे एक नई वेव बनती है विद एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो। अब उससे क्या होता है कि जब दोनों वेव्स मिलती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड जो है वो आपको जीरो भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। क्या है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस बेटा? ये है कि वेव मस्ट बी कोहेरेंट, यानी दो चीजें, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। शुरू में जितना दोनों में फेज का फर्क है, आखिर तक कहीं पर भी चेक कर लो फेज डिफरेंस उतना ही होना चाहिए। नंबर 2, वेव मस्ट अराइव एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। बताया था आपको पॉइंट। वेव शुड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, ये भी बताया था। वेव मस्ट बी द सेम टाइप, दोनों वाटर वेव्स हों, ये दोनों लाइट वेव्स हों, ये दोनों साउंड वेव्स हों। ठीक है, ये मतलब है इस बात का। उसके बाद फिर हम टाइप्स के ऊपर हमने बात की थी, और टाइप्स में बताया था मैंने आपको दो टाइप्स होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव। एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे आ रहा है, देखो ये दोनों ओवरलैप हो रही हैं, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आ रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आ रहा है, तो ये दोनों मिलके जब होंगी मिलेंगी तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है तामीर करना, तो देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके एक नया एम्पलीट्यूड बन जाएगा रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये आपके बस नई वेव आ गई। कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? बड़ी डिटेल से समझा के लाया हूं भाई। पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, एंड नंबर 2, वेव शुड बी इन फेज। दूसरी केस में अगर फेज डिफरेंस की बात की जाए तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, या हम कहेंगे जी इन फेज होना चाहिए, और अगर पाथ डिफरेंस की टर्म में कहें
तो पाथ डिफरेंस के टर्म में उनमें जो दोनों के रास्ते की लंबाई है जिसमें वो तय करके आए हैं फासला, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, यानी 1 टाइम 2 टाइम 0 टाइम 3 टाइम 5 टाइम लैम्डा होना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाओ मेरे बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर, बताओगे जी इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, क्रस्ट ऑफ वन वेव, एक वेव का जो क्रस्ट है, ठीक है, वो दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है ना, क्रस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप ट्रफ ऑफ द अदर वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस, ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो कम होना चाहिए। जैसे फर्ज कर लो ये दो वेव्स हैं, इनका सेम एम्पलीट्यूड है, इसका यहाँ पे क्रस्ट है, इसका यहाँ पे ट्रफ, जब ये दोनों मिलेंगे ऐसे तो क्रस्ट और ट्रफ, क्योंकि हमने लेना होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर्स हम लेते हैं एम्पलीट्यूड्स का। तो अगर लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड जो है या इसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन है वो +2 सेंटीमीटर है और इसका जो है वो आपके पास -2 सेंटीमीटर है, -2 सेंटीमीटर। तो अलजेब्रिक सम में फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, एक को पॉजिटिव लोगे दूसरे को नेगेटिव लोगे, तो +2 -2 कट जाएंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें इसका एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन है वो -2 है और यहाँ पे +2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वेव ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन क्या होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जो पाथ डिफरेंस है वो n+1/2 टाइम लैम्डा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इसी तरह से अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस 180 आउट ऑफ फेज होना चाहिए वेव्स को, यानी क्रस्ट ट्रफ पर गिरे 180 आउट ऑफ फेज, ये भी सिखा के लाया हूं कंसेप्चुअल ओवरव्यू में। ओके, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे बेटे इसकी एक डायग्राम के ऊपर जो मैंने वहां पर भी आपको एक्सप्लेन की थी, भाई ये वाटर की वेव्स हैं, उसके सामने हमने ये एक जो है वो ऑब्स्टेकल रख दिया, उसमें छोटा सा हमने यहाँ पे एक गैप रखा है, तो ये एक स्लिट के तौर पे काम करेगा और इस तरह से सर्कुलर वेव इससे जनरेट होंगी। सर्कुलर वेव कब जनरेट होंगी ये भी आपको बता दो बेटा, कंडीशन अक्सर पूछी जाती है, जितना एक वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ के साथ कोई करीब करीब इतना ही फासला अब दोनों स्लिट्स के दरमियान रखेंगे तो फिर इससे सर्कुलर वेव्स बनेगी। अब ये एक समझे कि सोर्स ऑफ सर्कुलर वेव्स है, उसी को फर्दर दो में डिवाइड करना चाहते हो, उसके आगे दो स्लिट्स रख दो ऐसे, ठीक है, और एक ये आ गया गैप और एक ये गैप आ गया। अब ये एक ही सोर्स को हमने दो सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, ऐसा करने का मकसद यह था कि इनकी फ्रीक्वेंसीज में चेंज ना आए, क्लियर है, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी भी हो। तो उसके बाद देखें जी, अब ये एक सर्कुलर वेव्स का बन गया सोर्स और ये दूसरा सर्कुलर वेव्स का बन गया सोर्स। इस सोर्स की जो वेव्स हैं, इस सोर्स की जो वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो कहीं पर ऐसा होगा कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पर आएगा और कहीं पर ऐसा होगा एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पर आएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है ये क्रस्ट को शो कर रही है और जो डॉटेड लाइन है बेटा वो ट्रफ को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं डायग्राम बना के भी चीज दिखाई थी कि अगर ऐसे वेव चल रही है ऐसे, तो इसको हम एक लाइन से शो कर रहे हैं और ट्रफ को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, इसको फिर लाइन से शो कर रहे हैं और अगर आगे ट्रफ है तो उसको डॉटेड लाइन से शो करें, इस तरह से। तो ये जो लाइन और डॉटेड लाइन है ये बेसिकली क्रस्ट और ट्रफ को शो करती हुई जा रही हैं। तो देखेंगे जहां पर मैंने ये स्पॉट्स बनाए, ये सारे स्पॉट्स वो हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। देखें आपके पास जो है वो या क्रस्ट क्रस्ट पर गिरेगा या ट्रफ ट्रफ पर गिरेगा, ये ब्लू वाली और ब्लैक वाली मैंने फर्क कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए जहां पे ब्लू ब्लू पे गिर रही है फुल लाइन है, ठीक है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या डॉटेड लाइन पे गिर रही है वहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर पूरा एक पॉइंट आ रहा है, इस तरह से पॉइंट की लाइन आ रही है, इधर भी लाइन आ रही है, इधर भी लाइन आ रही है, इधर भी लाइन आ रही है। अब ये वो पॉइंट है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसके अलावा जहां पर वेव मिल रही है, देखें ये वाला पॉइंट जो है, अब इस पॉइंट के ऊपर देखें तो लाइन ब्लू लाइन डॉटेड लाइन आपस में मैच कर रही है, क्रॉस कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट ट्रफ पर आ रहा है, यहाँ क्रस्ट ट्रफ पर आ रहा है, तो इनको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है मेरे बेटे। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जिनको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और जो ब्लू डॉट है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे क्रस्ट गिर रहा है और जो ब्लैक डॉट है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे ट्रफ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बुक में तो सिर्फ क्रस्ट वाले को शो किया गया, तो आप भी चाहें तो सिर्फ क्रस्ट वाले को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइन आ जाती है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया एक एग्जांपल्स के थ्रू। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ कंडीशंस आपकी बुक में दी गई, कंडीशन टू ऑब्जर्व दिस इंटरफेरेंस, यानी इस ऑब्जर्वेशन की बात करें जो हम इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, उस हवाले से कुछ कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन ये है कि दोनों सोर्स जो है उनकी मस्ट बी कोहेरेंट, यानी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और इनमें अगर फेज डिफरेंस है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जी, स्लिट्स मस्ट बी नैरो एंड क्लोज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, ये जो स्लिट्स है ना बहुत ज्यादा क्लोज होनी चाहिए एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है ताकि आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सकें। तीसरी चीज है कि सोर्स शुड हैव ओनली सिंगल वेवलेंथ, यानी कि जो भी आपका सोर्स है उसके पास एक ही तरह की वेवलेंथ वाली वेव्स हो, अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स ना हो, यानी आप कह लिए मोनोक्रोमेटिक वेव्स होनी चाहिए, यानी ऐसी वेव हो बस एक ही वेवलेंथ हो, उसकी मिक्सचर ना हो, कोई
बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स हैं, कुछ छोटी वेवलेंथ वाली वेव्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही तरह की वेव्स होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट ये बेटा कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, उसके अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो बेटा अपनी सजेशन भी लाजमी दिया करें। और ख़ास तौर पर जो कंसेप्चुअल ओवरव्यू हमने स्टार्ट किया है, इसके बारे में लाजमी अपना थोड़ा सा जो अपनी राय बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि ये चीज़ आपके लिए इफेक्टिव है या फिर पुराने मेथड पे आ जाए।